Okay, so let's begin by starting what we have seen in the last class. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले क्वेश्चन आ गया था हमारे सामने कि एक क्यूब है और क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब। तो अगर सेंटर पे होता ये चार्ज तब तो सिमेट्रिकली हर फेस से बराबर निकल रहा होता, बट ये इसकी सिमेट्रिक पोजीशन पे नहीं है। ये जो चार्ज है ये इस क्यूब की सिमेट्रिक पोजीशन पे नहीं है, तो उसको सिमेट्रिक पोजीशन पे मानने के लिए हमने ऐसे 7 क्यूब्स और बना लिए सो दैट कि ये इसके सेंटर पे आ गया। तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 8 क्यूब हो गए। तो 8 क्यूब में से जो फ्लक्स जाएगा दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिमेट्रिकली। तो एक में से कितना जाएगा, और सभी के सभी 8 सिमेट्रिक है, तो एक में से जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया सेम सिचुएशन में कि बताओ इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले तो कि जो कॉर्नर पे पड़ रहा होगा, है ना, जो कॉर्नर पे पड़ रहा होगा, जिस स्क्वायर के कॉर्नर पे ये पड़ रहा होगा, उसके लिए तो फ्लक्स ज़ीरो होगा, यानी कि 2, 4 और 5th फेस से फ्लक्स ज़ीरो होगा, और बाकी 3 से सिमेट्रिक होगा। और बाकी 3 से सिमेट्रिक है, और ऊपर देख चुके हैं हम कि टोटल क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है, तो बाकी 3 से कितना होगा? बाकी 3 से होगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक हेमिस्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हमने यहाँ पे ज्योमेट्री से कंप्लीट कर दिया, हेमिस्फीयर का स्फीयर बना दिया, और उस स्फीयर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। और क्योंकि ये दोनों स्फीयर के लिए सिमेट्रिक पोजीशन पे है, दोनों से बराबर फ्लक्स निकलेगा, इस हेमिस्फीयर से भी 5 और इससे भी 5, तो एक हेमिस्फीयर से कितना हो जाएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आ गया एक चीज़ समझने के लिए कि भाई यहाँ पर एक हेमिस्फीयर था, ठीक है, और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ था, और एक ऐसे रेडियस खींची उसकी, तो उसकी एक्सिस पे भी एक चार्ज रखा हुआ है काफ़ी दूर। तो बताना है कि नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा इस हेमिस्फीयर से। तो इसकी वजह से तो ऊपर देख चुके हैं क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसकी वजह से देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर हम स्प्रिंकलर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालें तो इस हेमिस्फीयर को काटेगी नहीं वो, समझ रहे हो? काटेंगे, ये वाली काटेंगे, लेकिन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएंगी उतनी बाहर निकल जाएगी। कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी जो इसको काट के गुजरे, तो इसकी वजह से फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो इस हेमिस्फीयर में। अच्छा, ये चार्ज यहाँ पे नहीं, डायमेट्रिकल पोजीशन पे ना होके यहाँ पे कहीं पे होता, तब फिर ये काटता इसे, तब ज़ीरो नहीं होता, है ना। अंदर जा रहा है और काटते हुए निकल रहा है, यहाँ पे तो काट रहा है, देखो यहाँ पे काटा और उतना ही का उतना यहाँ पे काट दिया, तो नेट इफेक्ट बराबर हो गया। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है ना, ये जो कैप है यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है। अगर क्लोज्ड होता तो ये भी इसकी वजह से भी ज़ीरो होता फ्लक्स। ये क्लोज नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये कि टॉप सरफेस जो इसका सर्कुलर सरफेस है वो क्लोज नहीं है, तो अंदर बस एक ही बार काट रहा है वो सरफेस को। अगर यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पर है तो 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, बराबर कर दे रहा है, जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकल गया। ठीक है, फिर आ गए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ की मदद से। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज देखा। तो वैसे तो हमें फॉर्मूला पता है, बट गॉस लॉ के थ्रू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो एक हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, ये गॉसियन सरफेस है ना, इमेजिनरी सरफेस, और किस शेप का है वो स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप, फॉर द ऑब्वियस रीजन। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप से ही ई हमेशा बराबर होगा। अगर आर डिस्टेंस पे हमने आर रेडियस का स्फीयर लिया तो यहाँ पर भी ई मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर भी ई मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर भी ई मैग्नीट्यूड होगा। और एरिया वेक्टर भी बाहर की साइड है, एरिया वेक्टर भी हर छोटा छोटा एरिया वेक्टर ई से अलॉन्ग ही है। तो नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखने की बजाय स्केलर फॉर्म में लिख लिया। क्यों? क्योंकि हर ई वेक्टर और हर डी एस वेक्टर के बीच में एंगल है 0 डिग्री। ठीक है, फिर ई को बाहर ले लिया। क्यों बाहर ले लिया? क्योंकि ई कांस्टेंट है, यहाँ पर भी ई का मैग्नीट्यूड वही 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 है, इसलिए ई को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन डी एस बचा। और डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है?
ds का इंटीग्रेशन टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4πr²। रेडियस हमने r मानी थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये एप्सिलॉन क्यों लिखा है यहाँ पे, ई आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1/4πε0 q/r², दैट इज kq/r²। फिर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल। तो ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है, और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट या तो अंदर हो सकता है, तो बाहर हो सकता है, या उस सरफेस पर हो सकता है। तो इनसाइड हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो कब हो सकता है, एरिया तो ज़ीरो नहीं है उस गॉसियन सरफेस का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। और फिर आउटसाइड कंसीडर कर लिया। आउटसाइड कंसीडर किया तो दूसरा गॉसियन सरफेस लिया, वहाँ पे उसके लिए लगाया गॉस लॉ। ई की वैल्यू कांस्टेंट है स्फेरिकल सरफेस के लिए, क्योंकि सिमेट्री से दिख रहा है हर सेकंड गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसलिए उसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से बाहर लेने के बाद ds का इंटीग्रल कर दिया, दैट इज टोटल एरिया। तो फिर आ गया यहाँ से आउटसाइड। फिर सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r। तो बहुत लंबा सिलेंडर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी निकलेगी ब्लू कलर से जो दिखाई गई है। तो गॉसियन सरफेस एक अंदर लिया सबसे पहले, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा उसमें, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है उसके। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। बाहर गॉसियन सरफेस लिया, लेंथ L का सिलेंडर और R रेडियस का। वो कैसे डिसाइड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्केच करके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केच करके हमने गॉसियन सरफेस का शेप डिसाइड किया था। फिर यहाँ पे Q को रख दिया लैम्डा इंटू L। तो यहाँ से E कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर E बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो E को बाहर ले लिया, E इंटू ds का इंटीग्रेशन कर दिया, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। यहाँ से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा होगा टॉप से, ना ही बॉटम कैप से कोई फ्लक्स गुजर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में। तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो काट रही होगी गॉसियन सरफेस को परपेंडिकुलरली, वो कर्व्ड सरफेस एरिया से ही काट रही होगी, इसलिए इसको हमने 2πr ही लिया है, ठीक है। स्केच भी कर लिया इसका, वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ r इक्वल टू r तक 0, उसके बाद 1/r से गिरता हुआ। अच्छा, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर होता तब क्या, अंदर वाले सरफेस जो गॉसियन सरफेस अंदर वाला लेते, उसमें भी अब फ्लक्स आ जाता, क्योंकि उसके अंदर चार्ज है। तो वो चार्ज निकालने के लिए हमने लैम्डा इंटू L कर दिया। लैम्डा वॉज चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर दिस लार्ज चार्ज सॉलिड सिलेंडर। तो ये एक मिनट, ये आउटसाइड कर, पहले आउटसाइड निकाल दिया ना, ये इनसाइड वाला नहीं है, ये आउटसाइड वाला है। इधर पहले आउटसाइड कर लिया था हमने, है ना, आउटसाइड रख लिया, क्योंकि आउटसाइड वाला आसान था, तो कोई दिक्कत। फिर इनसाइड के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ चार्ज्ड गॉसियन सरफेस लिया। वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस इज πr²L, क्योंकि वो सिलेंडर शेप का है। तो वहाँ से फिर रो और लैम्डा के टर्म्स में हमने चार्ज लिखा हो कि उसके अंदर कितना चार्ज होगा, और फिर E बराबर होगा सिमेट्री से हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के। तो इनसाइड फिर हमने रो के टर्म्स में लिख दिया इसको आंसर में, कि वेरिएशन शुरुआत में लीनियर है, फिर 1/r से गिरता हुआ। तो ये सब किया हमने लास्ट क्लास में। अब आ जाते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंडक्टर्स एंड their properties and their properties for electrostatic condition, electrostatic condition.
है ना। कंडक्टर में चार्ज बह नहीं रहा है, रुका हुआ है। बहेगा चार्ज तो फिर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो देखेंगे ही हम कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में। अभी केवल कंडक्टर्स के बारे में हमें क्या प्रॉपर्टीज समझनी है, जब चार्ज उस पर स्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, जब रुका हुआ है उस पर, बह नहीं रहा है चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इसमें सबसे पहले लिखो पहला पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, inside the conductor, inside the conductor, inside the conductor is zero, is zero। इसका मतलब that is electric field, electric field lines, electric field lines cannot enter, cannot enter, cannot enter into the conductor, into the conductor। तो ये बात हम पहले भी देख चुके हैं ना। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहने का क्या मतलब है कि चाहे चार्ज हो कंडक्टर पे, है ना, चाहे कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो बाहर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। ई इनसाइड विल बी जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड is always, is always perpendicular to the, perpendicular to the surface of conductor, to the surface of conductor। ठीक है, अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कंडक्टर के लिए है ऐसा, ये केवल कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, इंसुलेटर्स के लिए नहीं पढ़ रहे। किसी के दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा होगा अगर पहले पॉइंट को समझने के बाद, कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट क्लास में एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, तो अगर ये लॉजिक लगाया जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, है ना। गॉसियन सरफेस लेके हमने कुछ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी थी, वहाँ पे चार्ज था अंदर उसके, बट ये तो बोल रहा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अरे तो भाई ये कंडक्टर के लिए है, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। जो हम देख रहे थे अभी तक वो था इंसुलेटर, ये इंसुलेटर था। इंसुलेटर यानी कि चार्ज बह नहीं सकता उसमें, ये कंडक्टर, इसमें चार्ज बह सकता है ना। तो वो इंसुलेटर था। तो ये दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा हो तो इसको क्लियर करो। ये अब जो भी बात हो रही है केवल कंडक्टर्स की हो रही है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंडक्टर है और चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलती हुई, नेगेटिव है तो अंदर जाती हुई, तो ये हम पॉजिटिव के लिए बना रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, कहीं पर भी बनाओ परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, अच्छा एक और बात जो हम अभी थर्ड पॉइंट में देखेंगे, कि जो चार्ज है वो केवल सरफेस पे रिसाइड करता है, अंदर नहीं होता। कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्ज रिसाइड करता है, आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पे भी नहीं, आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो इसको याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको बोल दूँ सिग्मा, ये जो मैं नीले कलर से बना रहा हूँ ये चार्ज को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, कि ऐसे चार्ज सरफेस पर स्प्रेडेड है। ठीक, तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इज
सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा मे नॉट भी यूनिफॉर्म है ना, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म हो, यहाँ पे भी वही सिग्मा हो, यहाँ पे भी वही सिग्मा हो, ऐसा नहीं है। तो व्हाट इज दिस सिग्मा? सिग्मा इज द हेयर सिग्मा इज द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। और किस तरफ होगा? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दी हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस एन कैप इज आउटवर्ड, दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज आउटवर्ड द कंडक्टर। मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड, इनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन की चार्ज क्या है। जैसे इस केस में पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बाहर निकल रहा है, नेगेटिव होता तो अंदर होता। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर? सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ क्या होगी? सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा 3 है तो सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड सो ऑन। यहाँ पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ सिग्मा 3 चार्ज डेंसिटी थी। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंडक्टर्स। ये बात हमें पर्टिकुलरली याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है उसमें चार्ज सरफेस पर होता है, बल्क में नहीं होता, अंदर नहीं होता, बल्कि उसके सरफेस पर होता है। तो लिखो नेट चार्ज, नेट चार्ज resides only on the surface, only on the surface of the conductor, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो ये इसका बल्क है, दिस इज द बल्क ऑफ द कंडक्टर, एंड दिस इज द पेरीफेरी ऑफ द कंडक्टर। जो सरफेस है वो पेरीफेरी है, इसकी बाउंड्री है। तो जो चार्ज होगा वो सरफेस पर ही रिसाइड करेगा, ठीक है। ये कंडक्टर के केस में कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कभी गड़बड़ मत करना, ठीक है। देयर इज नो चार्ज इन द बल्क एंड द चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस इफ दिस इज अ कंडक्टर। अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट अगर कंपेयर कर, वैसे तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर की ही बात होती है, लेकिन फिर भी अगर ये इंसुलेटर होता, लेट्स से दिस इज एन इंसुलेटर और इस पर चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज सरफेस पर भी होता और बल्क में भी होता, बल्क में भी चार्ज भरा होता है यहाँ पे अगर ये इंसुलेटर होता तो। लेकिन कंडक्टर में केवल सरफेस पे चार्ज होता है विच मेक्स थिंग्स वेरी इजियर, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। लिखो कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, इक्विपोटेंशियल बॉडी। कहने का मतलब कि इफ़ दिस इज़ अ कंडक्टर, यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे V होगा, हर पॉइंट पे V होगा पोटेंशियल, अगर ये कंडक्टर है तो, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं से कंडक्टर पे कोई दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर दें, एक वायर लें और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। चार्ज बहेगा नहीं इस वायर में, लेकिन इस कंडक्टर से उठा के कहीं और दूसरे कंडक्टर में कर दे फिर चार्ज बहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेक्स चार्ज फ्लो। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कि अगर हम एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को एक कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो उसमें चार्ज जब तक बहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन अ कंडक्टर when a conductor when a conductor is connected to another conductor to another conductor another conductor, then charge will flow charge will flow charge will flow till their potential till their potential till their potential becomes equal. ठीक है, तो ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होता है, और जब बराबर हो जाएगा पोटेंशियल तो चार्ज हो जाएगा बहना बंद। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। फिर आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। सो सिक्स्थ पॉइंट से इज कि व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड यानी कि अर्थिंग कर दी गई। When the conductor is grounded, its potential becomes zero ठीक है, अगर हमने एक कंडक्टर को ग्राउंड कर दिया गया, दिस इज द सिंबल फॉर ग्राउंडिंग, ये है जो है, दिस सिग्निफाइज अर्थिंग या ग्राउंडिंग तो अगर हमने किसी कंडक्टर को कर दिया अर्थ तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल जीरो का ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज जीरो हो जाए। अगर सिस्टम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे समझो, अगर सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स है तो पोटेंशियल ऑफ ज़ीरो का ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज ज़ीरो है। लेकिन अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसका 100% मतलब है कि उस पर चार्ज ज़ीरो है, अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो इस बात को जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएंगे तो तुम अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है, जस्ट मैं एक भूमिका बनाने के लिए कह रहा हूँ कि लेट्स से एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है और दूसरी एक और स्फेरिकल शेल है। ठीक है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। ठीक है, तो अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया सेकेंड वाले को तो 100% इसका पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और ये इनिशियल कंडीशन थी ना, शुरुआत में चार्ज Q1 था, दिस वाज इनिशियल कंडीशन, इनिशियली। एंड दिस इज फाइनली वी हैव अर्थड इट, इसको अर्थ कर दिया गया। सो दिस मे नॉट मीन कि इस पे चार्ज जीरो हो जाएगा, Q मे नॉट बी जीरो। ठीक है, मे नॉट बी जीरो। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है, दिस इज नॉट आइसोलेटेड कंडक्टर, ये इसके साथ पहले कंडक्टर के साथ रखा हुआ है। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स बनता है और किसी एक कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज भी जीरो हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं शब्दों में लिखूं कि इफ देयर आर अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स and potential system of charged conductors, of course है ना, charged conductors and potential on anyone is zero. So this may not mean that charge on it will also be zero. मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को तुम अभी जहन में बिठा के रखो, अभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये अप्रिशिएट कर पाएंगे इसको। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो बात हो गई अगर
सिस्टम ऑफ चार्जेस है और किसी एक का पोटेंशियल ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि उस पर चार्ज ज़ीरो। लेकिन अगर आइसोलेटेड कंडक्टर, केवल एक ही कंडक्टर है इस दुनिया में और उसी को हमने अर्थ कर दिया, तब उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, तब 100% उसके पीछे चार्ज ज़ीरो रहेगा। तो लिखो when an isolated conductor is grounded, when an isolated conductor is grounded, then its charge becomes zero, then its charge becomes zero। ठीक है। अच्छा, एक फालतू की बात नोट्स में है इसलिए लिखवा देता हूँ कि एक कंसेप्ट होता है, एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक प्रेशर, और उसका एक फॉर्मूला होता है, तो लिख लो उसको। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज इलेक्ट्रिक प्रेशर एट द surface of conductor is given by the formula P is equals to sigma square upon 2 epsilon naught, where sigma is the local surface charge density, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितना ज़्यादा शार्प शेप होगा कंडक्टर का, उतनी ज़्यादा लोकल चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इसको लिख लो, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर charge density will be higher at the place where radius of curvature is small in absence of any external electric field। मतलब जितना ज़्यादा शार्प पोजीशन होगी सरफेस पर कंडक्टर के, वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो देखो, बहुत ही इजी पॉइंट है ना, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे समझो बस। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, मैंने कुछ 3 पॉइंट्स बनाए यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। तो बताओ सबसे ज़्यादा शार्प पॉइंट कौन सा है? ये चार्ज कंडक्टर है ना, ऑफ कोर्स, अगर चार्ज नहीं होगा तो फिर ये सब बातें नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शार्प पॉइंट कौन सा है ए बी सी में से? तो क्लियरली अगर शार्पनेस का ऑर्डर करें, शार्पनेस, तो सबसे ज़्यादा शार्प है सी, फिर ए, और फिर बी। बी तो एकदम फ्लैट जैसा है, तो सबसे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सी पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट सी इज़ हाईएस्ट, देन फॉलोड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी एट बी। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा मॉडरेट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। एंड दिस इज ट्रू व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हो सकता है कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दे इसके पैमाने को, तो दिस इज ओनली ट्रू व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन।
and it is also a learning point, and we will solve it, we will learn it through a question. तो देखो, show that given, so that charge given, show that charge given to an isolated large conducting plate will distribute equally on its two surfaces, ठीक है। ये बात हमें बतानी है। तो क्या सिचुएशन है, सबसे पहले समझते हैं क्या बताना है कि एक आइसोलेटेड लार्ज चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये बन गई लार्ज चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, बहुत बड़ी है। और इसको हमने चार्ज दिया तो वो इसके दोनों सरफेस पे बराबर आ जाएगा, इस पर भी उतना ही आ जाएगा और इस पर भी उतना ही आ जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है भाई। तो क्या करें कि लेट से हमने इसको क्यू चार्ज दिया, टोटल क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, बल्क में तो रहेगा नहीं क्योंकि ये कंडक्टर है, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, तो बल्क में नहीं रहेगा बल्कि सरफेस पे आ जाएगा, ये बात तो तय है। तो लेट्स से यहाँ पर आ गया x एक सरफेस पर, तो दूसरे सरफेस पे कितना आ जाएगा q माइनस एक्स, क्योंकि चार्ज आइसोलेट सिस्टम में कंजर्व होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इसके अंदर, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0, क्यों, क्योंकि वो अंदर है सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P must be 0 because it lies inside the conductor, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये बात अपन समझ चुके हैं। अच्छा, P पर अगर इस प्लेट को इंडिविजुअली देखो, पहली प्लेट को, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और उसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से दूसरे वाले की वजह से इस तरफ होगी, और वो क्या होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देते हैं, तो एक प्लस लिख देते हैं, एक माइनस लिख देते हैं, तो प्लस लिखा सिग्मा यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, इस पे चार्ज है x, पर यूनिट एरिया इज a, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले की वजह से हो गया, दूसरी की वजह से लिखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एरिया एंड 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो x माइनस क्यू प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू q, तो यहाँ से x कितना आ गया q के बराबर, q बाई 2 के बराबर, तो x इज इक्वल्स टू q बाई 2, यानी कि इस पर कितना चार्ज है, इस पर चार्ज है q बाई 2, और q माइनस q बाई 2 इज ऑल्सो q बाई 2, तो इस पर कितना चार्ज है q बाई 2, तो हैंस प्रूव्ड। तो प्लेट के सरफेस पे चार्ज आ जाएगा और बराबर चार्ज आएगा, ठीक है। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन में एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास एक लार्ज आइसोलेटेड प्लेट है, वी हैव अ लार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, तो लेट्स से ऐसे बना ली प्लेट, बहुत बड़ी है ना, बहुत लंबी प्लेट है, तो उस पर अगर टोटल चार्ज q है तो q बाई 2 इस सरफेस पे आएगा और q बाई 2 इस सरफेस पे आएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हमने यहाँ पकड़ लिया, लेट्स से पॉइंट P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके नज़रिए से देखें, अगर ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है पहली वाली, तो इसके नज़रिए से कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके नज़रिए से देखें
तो भी उसी तरफ होगा और कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? सिग्मा किसी एक प्लेट एक साइड पर फैला हुआ चार्ज डेंसिटी। सो दैट इज व्हाट क्यू बाय 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है? यहाँ पर सिग्मा है जो हमने माना, वो माना है क्यू बाय 2a। ठीक है, क्योंकि एक प्लेट पर सिग्मा है, वो इस पर भी सिग्मा है और इस पर भी सिग्मा है। तो इस तरीके से जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस तरफ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। ठीक है। अच्छा, अगर कंडक्टिंग प्लेट ना होती और आइसोलेटेड होती, तो लेट्स compare it with a contrasting example of large isolated non-conducting plate। ठीक है, बहुत गौर से देखना। तो यहाँ पर जो प्लेट है वो नॉन कंडक्टिंग है ना, इंसुलेटिंग प्लेट है। तो उसके सरफेस वर्फेस पे तो होगा नहीं, चार्ज तो पूरे बल्क में होगा, पूरे में चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम ओवरऑल कैसे समझ सकते हैं? कि इसको समझ सकते हैं कि इसकी ओवरऑल चार्ज डेंसिटी इज क्यू बाय ए। ठीक है, तो अगर हमने इस पॉइंट पर हमें लिखना है तो वो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखा था हमने, इनफाइनाइटली चार्ज शीट है तो उसके लिए यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा है यहाँ पर क्यू बाय ए, सो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुल मिला के अगर चार्ज्ड शीट है और एक टाइम पे कंडक्टिंग है और दूसरे टाइम पे नॉन कंडक्टिंग है, तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होगी? सेम। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। तो लिखो टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स are placed parallel to each other, so show that charge on adjacent sides adjacent faces are of equal magnitude and opposite sign equal magnitude and opposite sign। ठीक है, तो क्या बात कही गई? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स बना ली, ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, और इन पर अलग अलग चार्जेस है। इस पर ओवरऑल चार्जेस है Q1, इस पर ओवरऑल चार्ज है Q2। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसे मत बोलना कि यहाँ पर आएगा Q2/2, यहाँ पर भी Q2/2, यहाँ पे Q1/2, यहाँ पे Q1/2। अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है। तो अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है तो ये दिमाग से निकालो, बिकॉज दीज आर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब कितने फेजेस हैं यहाँ पर? यहाँ पर 4 फेजेस हैं, 1 2 3 4। तो क्या बोल रहा है वो कि शो दैट चार्ज ऑन एडजेसेंट फेसेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। एडजेसेंट यानी कि 2 and 3,
2 और 3 पर जो चार्ज होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, ये हमें बताना है। तो लेट्स से कि सेकेंड वाले पर चार्ज है x और थर्ड वाले पर चार्ज है y। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, या इन अदर वर्ड्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड सरफेस पे हमने चार्ज मान लिया x और थर्ड पे मान लिया y। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक काम, एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जो क्यूबिकल शेप का है। ठीक है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो ऐसा कुछ चूज कर रहे हैं, तो उसके जो दो साइड्स हैं वो अंदर है। किसके अंदर है? दोनों कंडक्टर के। ये जो एक साइड है ये कंडक्टर के अंदर है और ये दूसरा साइड भी कंडक्टर के अंदर है। फ्लक्स इन्हीं से गुजर सकता है, इनसे ऊपर वालों से तो गुजर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस और लाइक दिस, है ना, बट होगी तो वो इसी डायरेक्शन में, और इससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। इस वजह से फ्लक्स इससे गुजर सकता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस गॉसियन क्यूब के अंदर जो फ्लक्स है वो 0 होगा। दिस इज अवर गॉसियन क्यूब। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो क्यू द फाई विल बी 0। अगर फाई 0 है, तो इसका मतलब जो अंदर इसके चार्ज है गॉसियन सरफेस के, चार्ज इनसाइड विल बी 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज अंदर है वो 0 होगा। कौन कौन चार्ज है? x है और y है। तो नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कुल मिला के एडजेसेंट साइड्स पे हमेशा याद रखना है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज पैरेलल प्लेट्स विच आर कंडक्टिंग। ठीक है, सो इस पर चार्ज दिया गया Q1 और इसको चार्ज दिया गया Q2। तो अब हमें बताना है फाइंड चार्ज appearing on all the four surfaces, सभी के सभी चारों सरफेसेस पर हमें चार्ज बताना है कि कितना होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से ये तो समझ में आ गया हमें कि अगर इस पे x है दूसरे वाले पर, तो तीसरे वाले पर कितना होगा? माइनस एक्स। ठीक, तो इस पर कितना होगा? Q1 में से x चला गया इधर, तो इधर कितना बचा? Q1 माइनस एक्स। सिमिलरली Q2 में से माइनस एक्स इधर चला गया, तो इस पर कितना होगा? Q2 माइनस माइनस एक्स, दैट इज Q2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये बात हमारी समझ में आ गई। अब एक पॉइंट पकड़ लेते हैं अपन यहाँ पर, कहीं पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि वो अंदर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी 0। और चार वजहों से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वहाँ पर। किन चार वजहों से? चारों सरफेसेस की वजह से। तो लिख देते हैं फटाफट। तो गौर से देखो, बहुत ही ज़्यादा गौर से देखो इसको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले की वाले वजह से आएगी E1, ठीक है, इस तरफ। E2 की वजह से आएगी इस तरफ। E3 नेगेटिव है तो इस तरफ आ जाएगी, दिस इज E2, दिस इज E3। और E4 की वजह से इस तरफ आ जाएगी। तो क्लियरली सबसे पहले तो E2 और E3 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैरी कर रहे हैं, तो E2 और E3 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के E1 E4 को काटेगी। तो यहाँ पे E1 लिख देते हैं। E1 लिखें इसकी वजह से क्या होगी? जो होगी Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ए भी आएगा। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि E4 इसके अपोजिट में है।
और कितना चार्ज है उस पर, Q1 Q2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अरे कुछ नहीं है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है गधों। देख लो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसलिए ऐसा रिस्पेक्टिव चार्जेस लिखे हैं जो जो प्लेट पे हैं और डायरेक्शन के साथ मैच कराया है। माइनस क्यों चिपका है बीच में, क्योंकि E1 इस तरफ है और E4 इस तरफ है, इस वजह से। तो अब इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा, Q1 माइनस एक्स माइनस Q2 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिल गया हमें x इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये मिल गया। तो अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि अगर x है Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है, एक मिनट, Q1 माइनस Q2 बाई 2, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो बस आ गया, आंसर आ गया। पहले पर कितना चाहिए, यहाँ आंसर लिख देते हैं। पहले पे कितना हो गया, पहले पे होगा Q1 माइनस एक्स, सो Q1 माइनस एक्स, एक्स इज नथिंग बट Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये पहले फेस पर हो गया, ठीक है। दूसरे पर तो x है, तो x यही मतलब Q1 माइनस Q2 बाई 2। और तीसरे पे इसका नेगेटिव है, तो तीसरा यहाँ लिख देते हैं Q2 माइनस Q1 बाई 2। और चौथे पर है Q2 प्लस एक्स, चौथे पर है Q2 प्लस एक्स, एक्स इज नथिंग बट Q1 माइनस Q2 बाई 2। उसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये एक लर्निंग पॉइंट मिल रहा है हमें कि पहले फेस पर कितना चार्ज है, पहले फेस पर है Q1 प्लस Q2 बाई 2, और आखिरी फेस पर, चौथे फेस पर कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इसको लर्निंग पॉइंट की तरह ले सकते हैं, है ना, कि अगर ऐसे प्लेट्स के अरेंजमेंट दिए हो तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2 विल बी द चार्ज ऑन एकदम एक्सट्रीम आउटवर्ड फेसेस, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। कुल मिला के क्या, कि अगर एक प्लेट है, लर्निंग पॉइंट, व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट हियर, लर्निंग पॉइंट हियर, लेट्स से कि हमारे पास ऐसे फेस है, दो प्लेट्स हैं, है ना, बहुत जूम करके नहीं बनाया, चलो जूम करके बना लो। ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, तो इस पर चार्ज है लेट्स से 5 कूलम, इस पर चार्ज है लेट्स से 8 कूलम। तो इस वाले फेस पर कितना चार्ज आएगा, इस वाले फेस पर आएगा उतना ही चार्ज जितना इस फेस पर आएगा, एंड दैट इज सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 और 8 13, 13 बाई 2 यानी कि 6.5 कूलम, और इस पर भी 6.5 कूलम। अब बाकी अरेंज करके देख लो, अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। इस पर कितना आएगा, इस वाले पर आएगा 8 माइनस 6.5, 8 माइनस 6.5 इज वॉट, 8 माइनस 6.5 इज 1.5 कूलम। और इस पर कितना आएगा, 5 माइनस 6.5, दैट इज माइनस 1.5 कूलम। और माइनस 1.5 आना भी चाहिए, क्योंकि इस पर और इस पर एडजेसेंट फेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है, ठीक है। अच्छा ये तो 2 के लिए है, अगर 3 हो तब भी यही ट्रू है, ठीक है, 3 चार्जेस हो तब भी ये ट्रू है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूँ करके तो समझ में आएगा। एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास 3 प्लेट्स है। अब मैं इनफाइनाइटली जूम करके नहीं बना रहा हूँ, बस समझ जाओ कि ये प्लेट्स हैं और उनके 2 फेसेस हैं, हर प्लेट के 2 फेसेस होंगे। तो ये 3 प्लेट्स रखी हुई हैं, ठीक है, पैरेलल। इस पर चार्ज है 6 कूलम, इस पर चार्ज है 2 कूलम, और इस पर चार्ज है -4 कूलम। तो हमें बताना है सभी पे वो बता दो, सभी सरफेसेस पे चार्ज बता दो। तो सबसे पहले टोटल चार्ज कितना है, क्यू नेट इज 6 + 2 - 4, 6 + 2 - 4, तो दैट इज़ व्हाट, 4 कूलम। तो 4 कूलम को किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो 4/2 इज 2 कूलम। तो 2 कूलम जो चार्ज है वो इस पर होगा और इस पर होगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो, अगर इस पर 2 कूलम है तो इस पर कितना होगा, इस पर होगा 6 में से 2 गए तो 4 कूलम। अच्छा अगर इस पर 4 कूलम है और इसके ये एडजेसेंट है तो इस पर कितना होगा, -4 कूलम।
-4 कूलम इस पर आया, ओवरऑल 2 है, तो इस पर कितना होगा, इस पर होगा 6 कूलम, ठीक है। अच्छा, अगर इस पर 6 है तो इस पर कितना होना चाहिए, -6 कूलम, क्योंकि एडजेसेंट है, और इनका सम -4 होना चाहिए, -6 और 2 इज -4, तो सही है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, और होमवर्क नोट करते हैं। So we have to solve questions related to कंडक्टर्स वाली एक्सरसाइज में जाना और उसकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, अवेटिंग फॉर योर नोट्स।